आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज हम कानपुर के विधायक प्रत्याशी रहे हसन रूमी जी के पास मौजूद हैं। रूमी जी से हम जानकारी लेंगे कि 2022 के जो चुनाव हैं उसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी सपा की। रूमी जी 2012 में भी प्रत्याशी रहे और बहुत ही अधिक वोट उन्होंने प्राप्त किए। उसके बाद 2017 में भी सपा ने रूमी जी को टिकट दिया था। अब 2022 में क्या प्रतिक्रिया रहेगी और सपा का क्या भूमिका है इस टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर, इन सब तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। रूमी जी, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार। रूमी जी, हम जानकारी चाहेंगे, आपका जो क्षेत्र है, विधायकी क्षेत्र है, वो कानपुर कैंट से आप लड़ते हैं। 2012 में आपको सपा द्वारा टिकट दिया गया, उस समय क्या रहा था? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब कैंट विधानसभा में 2012 में मुझको प्रत्याशी बनाया था, तो ये नए प्रसीमन का ये समीकरण था और इस नए प्रसीमन में हमने यहाँ पे आधी सीट कांग्रेस को थी और आधी भाजपा को, दोनों मिला के एक कैंट बनी थी और हमको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। उस कंटेस्ट में हम बहुत थोड़े मार्जिन से रह गए थे, भारतीय जनता पार्टी उसमें विजयी हुई थी। लेकिन जब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाता रहा हूँ, लोगों के सुख दुख को बांटता रहा हूँ। क्षेत्र में जहाँ जिसको जब मेरी ज़रूरत पड़ी मैं रहा हूँ। और अब इस वक्त समाजवादी पार्टी का ये ये कैंट विधानसभा जो 216 के नाम से जानी जाती है, ये एक मजबूत सीट के शक्ल में उभर कर आई है। जबकि 2012 में लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं था कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ जाएगा और किसी हद तक कि हमारी पार्टी को भी उस वक्त इतना आकलन नहीं था, क्योंकि आधे से ज़्यादा इलाका जो अजय कपूर का था और आधा इलाका सतीश महाना जी का था। इसलिए किसी को तसव्वुर नहीं था कि कैंट विधानसभा समाजवादी पार्टी की झोली में इतने नज़दीक चुनाव लड़ेगी। 2017 में मिलीजुली सरकार बनी, गठबंधन रहा, उसमें भी सपा ने आपको ही चुन के इस क्षेत्र के अंदर टिकट दिया। कुछ खास वजह रही होगी, क्योंकि आपको एक पोटेंशियल कैंडिडेट माने जाते हैं सपा की तरफ से आपको। देखिए, 2017 में समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि कुछ हमारी पार्टी के पारिवारिक मतभेद रहे और उसमें पार्टी के निर्णय कुछ देर में हुए और उसके पहले जो निर्णय हुए उस निर्णय में हमसे पहले किसी दूसरे कैंडिडेट को डिक्लेयर किया गया था। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि देर सही लेकिन हमारे हक में निर्णय होगा जी। और इस बीच में हमारे क्षेत्रीय कांग्रेस के मंत्री रहे, कोयला मंत्री रहे, उन्होंने मुझको काफ़ी प्रयास किया अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए और कहा कि मैं तुम्हें कैंडिडेट बना दूंगा। और मुझसे वादा किया और मैंने उनसे कहा कि मेरी पहली और आखिरी पार्टी समाजवादी पार्टी है, लिहाजा मैं किसी और दल में नहीं जाने की सोच सकता हूँ। उसके बाद जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुए तो चूँकि गठबंधन में कुछ अपनी मजबूरियाँ होती हैं, 14 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के सिंबल पर लड़ना तय हुआ। हमें समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझको बुलाया और कहा कि कुछ कैंडिडेटों को हम कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाएंगे, उनमें से एक आप भी हैं। लेकिन ये सब तय होने के बाद भी कांग्रेस ने धोखा दिया और कांग्रेस ने वो सिंबल नहीं दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो उनके एग्रीमेंट हुए थे 14 कैंडिडेट को नहीं दिया। लिहाजा वो हमसे कहा हमारी पार्टी ने कि आप बैठ जाइए। मैं बैठ गया और जिसके हक में बैठा उसको जिता भी दिया। आज आपके सामने है रिजल्ट जी। तो जैसे कि आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, भाजपा जो है वो पूरे सूबे में मुख्यमंत्री भाजपा सरकार के हैं और तमाम जगह पे भाजपा जीती हुई दिखती है। इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? जो तमाम जनता से भी हमने बात की है और जो लोग हैं उनसे भी हमने चर्चा की है इस बात पे, तो लोगों का कहना है कि भाजपा जो है वो हिंदुत्व को लेके चल रही है, जिसके कारण उनको जीत हासिल हो रही है। आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, इस वक्त पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर काम की नहीं कारनामों की बात होती है। जो जितना अच्छा कारनामा कर दे, काम छुप जाते हैं। हमारे माननीय नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, सबको लेकर उनका विज़न था कि समाज के हर तबके को लेकर उसकी जो परेशानी है उसका निराकरण करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने सड़क पर हवाई जहाज़ उतारने का, फाइटर प्लेन उतारने का जो उनका प्रयास था, पूरे देश में किसी के सामने ऐसी कोई नज़ीर नहीं है। मेट्रो का विज़न किसी और का नहीं है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का रहा। जो आज 112 के नाम से जो आज जानी जाती है पुलिस सेवाएं, 100 नंबर के नाम से प्रदेश में विश्व स्तरीय किसी और ने नहीं की। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता हम सब के रहनुमा अखिलेश यादव जी ने की। और इतना ही नहीं,
अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए जो काम किया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप दिया, समाज के किसी वर्ग को उन्होंने छोड़ा नहीं। सरकार की जो भी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी उनके पास चीज़ें थी, समाज के हर सब तबके को, चाहे विकास की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे शिक्षा पढ़ाई की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, सबको अपने एजेंडे में लिया। लेकिन जब चुनाव आया तो चुनाव में काम को पीछे करके और कारनामे को आगे करके हमारे पार्टी के को जो रिजल्ट आया वो निश्चित रूप में हम लोग के लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से हम लोग असोचनीय रहा। जी, जैसे कि सब जानते हैं, जो सपा के नेता हैं या फिर जो अपोजिशन पार्टी हैं, जो लगता है बीजेपी को, उनके नेताओं के साथ कहीं ना कहीं उनको परेशान किया जा रहा है। अब जैसे एक बहुत बड़े नेता आपके आज़म खां हैं सपा पार्टी के, उनके साथ जो आज उनकी स्थिति है, उस संदर्भ में आपको क्या लगता है, सपा उनके रिहाई के लिए आंदोलन करेगी, उनको इंसाफ दिलाने के लिए कुछ आंदोलन या कुछ हड़ताल वगैरह करनी चाहिए? देखिए, जैसा आपने अच्छी बात उठाई, आदरणीय आज़म खां साहब ने जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में रामपुर में, मतलब जिनके नाम पे पूरे प्रदेश में सरकार बनाई जा रही है, उस रामपुर में उन्होंने शिक्षा का मंदिर बनाकर एक अच्छी नज़ीर पेश की। भगवान राम का नाम, पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान राम का नाम जिस तरीके से उन्होंने मतलब बुलंदियों पर लाने के प्रयास किया शिक्षा के मंदिर की शक्ल में, आज भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं लगा कि रामपुर में इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना है, आज़म खां साहब ने बनाया, जिसमें गरीबों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। गरीबों के मतलब जहाँ पर पब्लिक स्कूल भी बनाए गए, आज़म खां साहब ने तमाम ऐसे लोगों को जो रिक्शा चलाते उनके बच्चों को एडमिशन दिलाया और गरीबों के लिए उन्होंने निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको केवल और केवल देश के अंदर जात, धर्म और संप्रदाय की लड़ाई लड़कर, देश के अंदर विभाजन करके अपनी सत्ता को हासिल करने का जो उनका कुचक्र है, लेकिन बहुत दिनों तक हिटलर की भी तानाशाही नहीं चल पाई है। तो एक न एक दिन पूरे देश के अंदर जनता समझ रही है। आज जीडीपी का जो हाल है 24% माइनस जा रही है, आपके सामने है। असंगठित मजदूरों का जो हाल है वो तो ख़त्म ही हो गया है। असंगठित मजदूरों को और संगठित मजदूरों की तो बिल्कुल ही एकदम लुटिया डूब गई है। देश का बुरा हाल है। जैसे एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, अभी जो है ये भीड़ की राजनीति भी कहा जाता है। इसमें जो भी जब भाजपा सरकार नहीं थी पावर में, तब चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो सपा की सरकार हो या मायावती रही हो, उस समय जो भी परिस्थितियां, जो भी मुद्दे हुआ करते थे, उन पे आंदोलन, धरने प्रदर्शन, सड़क पे प्रदर्शन, इस तरह की चीज़ें भाजपा ने बहुत की हैं। क्या आपको लगता है भाजपा की सरकार है आज, क्या जो विपक्ष है, सपा हो, कांग्रेस हो या अन्य जो भी दल हैं, उनको सड़क पे आके कुछ नहीं करना चाहिए? आपने अच्छा सवाल किया। देखिए, इस समय देश के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, खतरे में हो गई है और ख़त्म भी हो गई है। अगर आपने आज सपोज़ कीजिए, मैं मोहम्मद हसन रूमी मेरा नाम है, मैं समाजवादी पार्टी के बैनर पर जनहित के मुद्दों को लेकर आगे सड़कों पर उतरूँगा, तो मुझे न जाने किन किन मुकदमों पर मुझे जेल भेज दिया जाएगा। तो जब मुझसे नीचे का जब कार्यकर्ता जब देखेगा, जैसे हमारे आज़म खां साहब हैं, जिनके ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा लगा दिया, किताब चोरी का मुकदमा लगा दिया, इस तरीके से उनको अपमानित किया है। भाई, एक सीमा होती है राजनीतिक द्वेष की, उस सीमाओं को भी पार कर दिया गया। तो अब उनको एक रोल मॉडल बना दिया गया कि देखो, जब इतने बड़े नेता को हमने नहीं बख्शा, तो हम राजनीतिक ध्रुवीकरण के जितने हथकंडे हैं, कोई मुसलमान के लिए अगर कोई समाजवादी पार्टी की सरकार आवाज़ उठाएगी तो उसको पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड सरकार कह दिया जाएगा, उसको कह दिया जाएगा कि पाकिस्तान से स्पॉन्सरशिप आ रही है। तो इसमें क्या होगा? वोटों का ध्रुवीकरण होगा। हमारे नेता ने हमेशा सदन में माननीय आज़म खां साहब के लिए आवाज़ उठाई है और सरकार से मांग की है कि वो उनके ऊपर जो गलत मुकदमे लगाए गए हैं उनको हटाया जाए। और अगर इस तरीके से नहीं हटाया गया तो वोट की ताकत से निश्चित रूप में एक दिन हमारी विजय होगी। और ये लोग सब समझ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ सड़कों पर उतरने का जिस दिन आह्वान कर देंगे, पूरा प्रदेश में चारों तरफ आपको मैं बता दूं हाहाकार मच जाएगा। लेकिन उनको मालूम है कोरोना काल में वैसे भी इस वक्त आदमी खाने को मोहताज है। इन सब बातों को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दूरदृष्टि है और वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं। समय आने पर आपको हर चीज़ के सवाल का जवाब न्याय के रूप में मिलेगा।
जैसे कि सब कह रहे हैं, ना कि केवल अपना देश, बाकी विदेशों में भी कई बड़े मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोकतंत्र है वो अब कहीं ना कहीं ख़तरे में है। तो कई जगहों पे ये हमने देखने को पाया है, और आपको भी यही लगता है कि अब लोकतंत्र ख़तरे में है? देखिए, मीडिया हाउस के नाम पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, मोस्टली जितने भी मोस्टली चैनल हैं, वो सब गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। वो स्क्रिप्ट आती है पीएमओ के यहाँ से, अगर उसके ख़िलाफ़ किसी भी चैनल के एडिटर ने या किसी करस्पॉन्डेंट ने कोई आवाज़ उठाई तो आपने देखा होगा विनोद दुआ का हाल, आपने देखा होगा अभिसार शर्मा का हाल। इसी तरीके से न जाने कितने, अभी जी न्यूज़ का एक रिपोर्टर था जिसने बताया था कि वहाँ पे कन्हैया कुमार को और किसको उसमें वो जो जामिया मिलिया इस्लामिया में जिस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद को उसने तो बाकायदा बताया था कि मुझे कट एंड स्क्रिप्ट और पेस्ट के लिए मुझसे कहा गया था, लेकिन मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूंगा अगर मैंने इस चैनल को अगर अलविदा नहीं कहा। तो आपके सामने कितनी नज़ीरें हैं, एक आध चैनल को छोड़ दें जो सच्चाई दिखाते हैं, और अगर आपके सोशल मीडिया के जो माध्यम है, अगर वो माध्यम भी ख़त्म हो जाएँ तो निश्चित रूप में आज हमारी आवाज़ कोई दूसरा सुना नहीं सकता, सुन नहीं सकता। जैसा कि आपने देखा, हसन रूमी जी ने अपने विचार हमसे साझा किए, आप तक चीज़ें पहुंचाई हैं। एक बहुत ही लोकतंत्र को अगर एक तरह से कहा जाए, अगर बचाने की बात की जा रही है तो राजनीति में थोड़ा बदलाव आने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले राजनीति की जाती थी उसका चेहरा और आज का जो चेहरा है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। रूमी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से जो बातें मैंने रखी है, निश्चित रूप में मैं चाहूँगा कि देश और प्रदेश के सामने ये बातें जाएं और जनता को सच्चाई का सामना करने में जो आने वाले चुनाव हैं में आसानी हो। धन्यवाद। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।